मैं कुमकुम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स यहाँ से कोलॉइड। ठीक है, जैसा कि आप बच्चों यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्राहम के अनुसार एक ग्राहम नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया था एलॉइड के बारे में। देखिए क्या बताया इन्होंने, देखिएगा यहाँ से इन्होंने क्या बताया कि कुछ पदार्थ जैसे गोंद जांतव झिल्ली से विसरित नहीं हो पाते। इसका मतलब क्या है लाइन का, कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जांतव झिल्ली मतलब जंतुओं की झिल्ली से, जंतु झिल्ली मतलब अपनी प्लाज्मा झिल्ली। मान लीजिए ये वो झिल्ली है, यहाँ पर क्या है अपना गोंद है, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे गोंद जो इस झिल्ली से बाहर नहीं निकल पाते। जैसे मान लीजिए हम ऐसा बात कर लें, कोई कपड़ा हम ले लें, कपड़े से हम किसी चीज़ को छान रहे हैं। ठीक है, आपने जब किसी चीज़ को छाना, मान लीजिए चाय को छाना, तो चाय छानी तो जो लिक्विड पोर्शन होगा वो तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ठोस पोर्शन उसी के ऊपर रह जाएगा। तो वहाँ से क्या होगा, जो चाय पत्ती या फिर अलग चीज़ें जो होती है वो उस झिल्ली से विसरित नहीं हो पाई, उस झिल्ली से पार नहीं हो पाई। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ से लिखी गई कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे गोंद, वो इस झिल्ली से पार नहीं हो पाते, लेकिन नमक चीनी जैसे पदार्थ, नमक चीनी के विलयन जो होते हैं वो जांतव झिल्ली में से पार हो जाते हैं। नमक का पानी हुआ, चीनी का पानी हुआ, ये तो इस झिल्ली से निकल जाते हैं, लेकिन गोंद जैसे पदार्थ, गोंद गाढ़ी होती है, ये इस झिल्ली से विसरित नहीं हो पाती। तो उन्होंने, ग्राहम ने कह दिया कि इसी आधार पे दो भागों में बांट दिया कि अगर जांतव झिल्ली से विसरित हो जाए तो ये कॉलॉइड है, लेकिन अगर जांतव झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं तो ये कॉलॉइड है, और अगर जांतव झिल्ली से विसरित हो जाते हैं तो इन्हें हम क्रिस्टलॉइड नाम देते हैं। तो हमने यहाँ से कह दिया कि अगर झिल्ली से विसरित हो गया तो इसे हम क्रिस्टल कहेंगे, और झिल्ली से विसरित नहीं हुआ तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉलॉइड कहेंगे। ये किसका अपना वर्गीकरण था, ये ग्राहम का वर्गीकरण था। लेकिन बाद में पता चला कि अलग अलग पदार्थ अलग अलग विलयन में कॉलॉइड और क्रिस्टलॉइड दोनों का काम कर सकते हैं। जैसे नमक की हम बात करें, अगर नमक को पानी की बजाय तेल में घोल दिया जाए, किस में घोल दिया जाए, तेल में अगर नमक डाल दिया जाए, तो उस स्थिति में नमक जो होता है वो कॉलॉइड का काम नहीं करके किसका काम करने लगता है, क्रिस्टलॉइड का काम ना करके ये कॉलॉइड का काम करने लगता है। तो वहाँ पर उस समय जो तेल में अगर नमक आपने डाल दिया तो उस समय वो जो नमक के कण होंगे वो भी जांतव झिल्ली से विसरित नहीं होंगे। अर्थात सिद्ध हो गया कि वहाँ पर एक ही पदार्थ मतलब नमक जो है वो कॉलॉइड और क्रिस्टलॉइड दोनों का काम कर सकता है। इसीलिए ग्राहम के जो वर्गीकरण को था ये यहाँ से निरस्त कर दिया गया। देखिए बच्चों अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं कि ग्राहम द्वारा पदार्थों का वर्गीकरण पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं था। ये लाइन आपको अपने नोट्स में नहीं लिखनी है पहली बात, क्योंकि कोई विशेष यौगिक एक विलायक में क्रिस्टलॉइड या अन्य विलायक में कॉलॉइड का व्यवहार करता है। देखिए NaCl का विलयन क्रिस्टलॉइड है, जलीय विलयन। अगर NaCl को मतलब नमक को अगर आप पानी में घोल देते हैं तब तो ये क्या है, क्रिस्टलॉइड, अर्थात जांतव झिल्ली से विसरित हो जाता है। लेकिन अगर NaCl को किस में घोल दो बच्चों, आप बेंजीन में घोल दें, तो वहाँ पर ये क्रिस्टलॉइड का काम नहीं करता, ये कॉलॉइड जैसा काम करता है, अर्थात ये जांतव झिल्ली से विसरित नहीं हो पाता। तो यहाँ फर्क किसका पड़ा बेटा, यहाँ फर्क पड़ा विलायक का। यहाँ फर्क किसका पड़ा, विलायक का, कि NaCl पानी में घुला हुआ है या बेंजीन में घुला हुआ है। तो NaCl को तो हम कॉलॉइड कह ही नहीं पाए कि NaCl कॉलॉइड है या क्रिस्टलॉइड, क्योंकि पानी में घोल दिया तो क्रिस्टल जैसा और बेंजीन में घोल दिया तो ये कॉलॉइड जैसा व्यवहार करता है। अर्थात NaCl का जांतव झिल्ली से, इस जांतव झिल्ली से NaCl का निकलना किस पर निर्भर करा, उसमें घुलने वाले विलायक पर निर्भर करा। और सेकंड एग्जांपल देखिए, साबुन का जलीय विलयन कॉलॉइड है जबकि अल्कोहलिक विलयन क्रिस्टलॉइड है। मतलब पानी में अगर घुला होगा तो जांतव झिल्ली से विसरित नहीं होगा, जबकि अल्कोहल में घुला होगा तो झिल्ली से विसरित हो जाएगा। अर्थात साबुन भी किस पर निर्भर करा, विलायक के ऊपर निर्भर करा। इसीलिए ग्राहम का जो वर्गीकरण दिया गया ये पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। तो अब कॉलॉइड किसको माना जाए, अब हम कॉलॉइड की क्या परिभाषा दें, क्योंकि ये परिभाषा तो क्या हो गई, डिस्कार्ड हो गई। अब यहाँ से आप पूछेंगे मैडम क्वेश्चन क्या बनेगा, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा ये वाला कि NaCl का जलीय विलयन क्रिस्टलॉइड है जबकि बेंजीन में यह कॉलॉइड की तरह व्यवहार करता है, स्पष्ट कीजिए। हम इसको स्पष्ट कैसे करें, तो इसका मैं अभी आंसर बताने वाली हूँ कि इसका आंसर आप क्या लिखेंगे। चलो अभी बता देती हूँ, थोड़ी देर बाद तो मैं करने वाले इसको डिस्कस।
NaCl पानी में जब घुलता है तो इस छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है। Na+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है, जबकि बेंजीन में इसके कणों का आकार बड़ा होता है। इस समय तो अगर छोटे आप खुद सोचो, अगर NaCl के कण पानी में छोटे हैं तो वो झिल्ली से विसरित हो जाएंगे, लेकिन अगर NaCl के कण कैसे रहे, बड़े बड़े रहे, तो क्या वो झिल्ली से विसरित होंगे? आप खुद सोच के देखो, यहाँ से अपन केमिस्ट्री नहीं लगाए, अगर ये झिल्ली है, अगर NaCl का कण छोटा है तो ये झिल्ली से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, लेकिन NaCl का कण कैसा है, बड़ा है, तो झिल्ली से बाहर नहीं निकलेगा। तो बेंजीन में NaCl के कण कैसे होते हैं, बड़े बड़े रह जाते हैं, जबकि पानी में जब ये जाता है तो ये छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। छोटे छोटे कण कैसे, मतलब Na+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है। और देखेंगे, क्लियर करते हैं बच्चों। और देखिए आप, देखिए यहाँ से बच्चों, अब आधुनिक मत क्या दिया गया, कोलॉइड पदार्थ की एक अवस्था है, अर्थात कोलॉइड क्या है, एक पदार्थ की अवस्था है जो पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करती है। अभी बताया कि NaCl को जब पानी में डालते हैं तो इसके कण का आकार कैसा होता है, ये छोटा होता है, जबकि बेंजीन में डाल देते हैं तो कण बड़े होते हैं। इसके क्यों होते हैं, क्योंकि NaCl पानी में घुलते ही Na+ और Cl- एक कण दो में विभक्त हो जाता है। तो कणों के आकार के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा जा सकता है, वास्तविक विलयन, कोलॉइड और निलंबन। अब इन तीनों का मतलब देखते हैं, इन तीनों का मतलब क्या है। चलिए बच्चों देखते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। बच्चों आप PDF का अगर इंतजार नहीं करते हैं तो आप यहीं पढ़ाते पढ़ाते इनका स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो में से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए यहाँ से अपने पास क्या कहती है चीज, 3 कौन कौन से विलयन है, वास्तविक विलयन, कोलॉइड और निलंबन। वास्तविक विलयन क्या कहता है आपको, यहाँ से इसको हम इंग्लिश में ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। जैसा कि आप इन तीर चित्र में अंतर देख रहे हैं कि यहाँ कण का आकार कैसा है, छोटा है, जबकि यहाँ कणों का आकार कैसा है, थोड़ा बड़ा है, और यहाँ कणों का आकार बहुत बड़ा है। देखिए यहाँ पर कण का आकार वास्तविक विलयन में 1 नैनोमीटर से कम होता है, कोलॉइड में यह आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होता है, जबकि निलंबन में यह आकार 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि कोलॉइड में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। एक बार समझिएगा बच्चों, यहाँ से 1 nm से 100 nm का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। 1 नैनोमीटर का मतलब है बच्चों, यहाँ से 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹, ठीक है, और 100 नैनोमीटर मतलब होता है 100 का मतलब 100 तो 100 ही है, और 1 नैनोमीटर कितना होता है, 100 का मतलब 10⁻2, और 1 नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁹ होता है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 9 में से 2 गया 7, अर्थात 10⁻⁷। तो ये देखिए यहाँ पे 10⁻⁹ से 10⁻⁷, अगर हम इसको किससे अपन बात करें, अगर हम बच्चों यहाँ से बात करें किसकी, देखते हैं एक बार यहाँ से, अगर हम इसको किससे बात करें, यहाँ से अगर हम यहाँ से इसको मीटर की बजाय किस में चेंज करें बेटा, अगर सेंटीमीटर में अगर यहाँ से चेंज करते हैं तो देखें यहाँ से क्या आने वाला है, तो सेंटीमीटर में चेंज करते हैं अगर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, अर्थात 10⁻2 सेंटीमीटर हो गया। तो 10⁻⁹ में से 2 गए तो कितना बचा, 10⁻⁷। नीचे देखिए 10⁻⁷, है ना, और 10⁻⁷ और 10⁻2 सेंटीमीटर को घटा देना है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 10⁻⁵। तो 10⁻⁷ से 10⁻⁵, तो यहाँ से मैंने नैनोमीटर में आकार दे दिया है, मीटर में दे दिया है, और सेंटीमीटर में भी आकार आपको बता दिया है। इस चीज को अच्छी तरह रट लीजिए, याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए आप, ठीक है। इस चीज को अच्छी तरह लर्न कर लीजिए कि कोलॉइड का आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹। जब सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो यहाँ से 10⁻2, अर्थात 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए कितना हो गया 10⁻2। तो 10⁻2 10⁻⁹ से लेस करेंगे 10⁻⁷ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखो, यहाँ से निलंबन कैसे करते हैं अपन। अब यहाँ से आकार अगर 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो जाए तो कण का आकार क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। लेकिन कण का आकार 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा हो जाए यहाँ पे, तो यहाँ से हम कह देंगे कि कण का आकार बड़ा हो गया, अर्थात 1 नैनोमीटर 100 नैनोमीटर में से 1 नैनोमीटर क्या है यहाँ से बेटा, 1 नैनोमीटर ज़्यादा है, 1 नैनोमीटर कम है, और 100 नैनोमीटर क्या है यहाँ से ज़्यादा है। तो यहाँ से आकार अगर बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है। देखो मैं आपको यहाँ से निलंबन का अगर एग्जाम्पल दे दूं तो रेत के कणों को अगर पानी में घोल दें तो वो होते हैं निलंबन, क्योंकि आप वहां से देख सकते हैं कि थोड़ी देर बाद आप रेत के पानी को रख देते हो तो रेत के कण नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है।
कोलॉइड क्या है बेटा, दूध का एग्जाम्पल कोलॉइड में आता है। और वास्तविक विलयन क्या है, पानी में आप नमक घोल देते हो, चीनी घोल देते हो, तो वो क्या है, वहां से वास्तविक विलयन है। तो वास्तविक विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं, कोलॉइड के कण उससे बड़े होते हैं और निलंबन के कण सबसे बड़े होते हैं। तो कणों के आकार में क्या मतलब हो गया, निलंबन सबसे बड़ा, कोलॉइड उससे छोटा और वास्तविक विलयन सबसे छोटा होता है। तो वास्तविक विलयन जो बनाता है वो होता है क्रिस्टलॉइड, और जो कोलॉइड बनाता है उसको बोलते हैं हम कोलॉइड। अब अपन उस प्रश्न पे चलते हैं पीछे वापस। बेटा अब यहाँ से देख लीजिए, NaCl का जलीय विलयन क्रिस्टलॉइड है, इसका मतलब कैसा विलयन बनाता है, वास्तविक विलयन बनाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, अर्थात इसका आकार जलीय विलयन में 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है, जबकि बेंजीन में NaCl का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो NaCl में जलीय विलयन में कण का आकार जो होता है वो बहुत छोटा होता है, अतः क्रिस्टलॉइड का निर्माण करता है, या हम कह दें वास्तविक विलयन का निर्माण करता है। जबकि बेंजीन में NaCl का जो कण होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, अर्थात कोलॉइड के जैसे व्यवहार करता है। क्यों करता है जलीय विलयन में छोटे कण क्यों होते हैं, क्योंकि पानी में डालते ही ये Na+ और Cl- में विभक्त हो जाता है, जबकि बेंजीन में ये कण जो होता है वो पूरा की पूरा NaCl के रूप में बना रहता है। अब बताओ कण छोटा कौन सा होगा, NaCl छोटा होगा या सोडियम आयन छोटा होगा, सीधी सी बात है, आयन छोटा है अपना और ये कण क्या है, बड़ा है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बच्चों यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में अंतर। सबसे पहली बात प्रकृति वास्तविक विलयन कैसी होती है, समांगी कैसे है, समांगी का मतलब होता है अगर पानी में 2 घटक मिले हुए हैं लेकिन हमें दोनों घटक दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ये विलयन कैसा होता है, समांगी होता है। जैसे पानी में नमक अगर घुला हुआ है, पानी में क्या घुला हुआ है बेटा, नमक, तो आप नमक के पानी को ऊपर से टेस्ट करके देख लीजिए या नीचे से लेके देख लीजिए, पानी में नमकीन आपको समान रूप से दिखाई देगा। ठीक है, एक बार हम निलंबन की बात कर लेते हैं, फिर कोलाइड की बात करेंगे। निलंबन में क्या है, समक्षवांगी, अगर ये पानी है आपके पास और आपने इसके अंदर क्या डाल दी, रेत डाल दी, तो रेत डालने पर उस समय थोड़ी देर तक तो तैरेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रेत क्या होगी बच्चों, यहाँ से नीचे बैठ जाएगी। तो हम 2 प्रावस्थाएं आसानी से देख पाएंगे, एक पानी और दूसरी रेत। अब बात आती है यहाँ से कोलाइडी विलयन की, ये कैसा होता है, विषमांगी। बच्चों ये इनके बीच का है। अगर मैं कोलाइडी विलयन का उदाहरण दूं तो कोलाइडी विलयन का उदाहरण है यहाँ से दूध। क्या है कोलाइडी विलयन का उदाहरण, दूध है। दूध का एग्जाम्पल आप इस तरह से नहीं समझ पाएंगे, बाकी दूध में भी 2 प्रावस्थाएं होती हैं, क्योंकि आप दूध में देखते हो जब दूध को गर्म किया जाता है तो 2 प्रावस्थाएं आपको दिखाई देती हैं। गर्म करने पर मलाई तो आ जाती है ऊपर और दूध रह जाता है नीचे, होता है या नहीं होता है, तो इसका मतलब 2 प्रावस्थाएं अलग अलग दिखाई दी क्या नहीं दी। नमक के पानी को आप गर्म कर दीजिए, नमक के पानी में नमक और पानी अलग अलग दिखाई नहीं देगा, लेकिन कोलाइडी विलयन में कह रही दूध एक कोलाइडी विलयन है। जब आप दूध को गर्म करते हैं तो उसमें दूध में वसा की परत, जो मलाई की परत होती है वो ऊपर की ओर आने लगती है, जबकि जो उसमें दूसरा होता है वो अलग हो जाता है। तो इसमें दूध के अंदर जल और वसा दोनों ही मिश्रण इसके अंदर होते हैं। कोलाइडी विलयन बच्चों विषमांगी होता है। प्रावस्थाओं की संख्या, वास्तविक विलयन में कितनी प्रावस्था होती है, एक ही होती है। हमें नमक और पानी अलग अलग दिखाई नहीं देते, पूरा एक ही हमें दिखाई देता है जलीय विलयन। कोलाइडी विलयन में अभी मैंने आपको बताया दूध के अंदर मलाई अलग दिखती है और उसके अंदर दूध मतलब नीचे की तरफ अलग दिखता है, तो गर्म करने पर तो ये भी कैसा हो गया, 2 प्रावस्था। निलंबन में पानी में क्या डाल रखी है मैंने, रेत डाल रखी है, तो रेत अलग दिखती है, पानी अलग दिखता है, तो 2 प्रावस्थाएं हो गई। कणों का आकार सेंटीमीटर में पूछता है, 10⁻⁷ से कम, ये इसका आकार हो गया। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग में चेक करते जाना, पानी में नमक के कणों को देखा जा सकता है क्या, नहीं देखा जा सकता, अर्थात नहीं देखे जा सकते। पानी में रेत के कणों को देखा जा सकता है, बिल्कुल आंखों से देखना संभव है, लेकिन दूध में अगर वसा की परत को अगर गर्म नहीं किया है, केवल दूध आप लेकर आए हैं बाजार से, तो उसके अंदर वसा को हम आसानी से नहीं देख सकते, अर्थात सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, इसमें 2 भाग नहीं किए जा सकते। आगे देखिए गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब है पानी में जो नमक के कण होते हैं, क्या नमक के कण नीचे की तरफ बैठ जाते हैं क्या, क्या नमक के कण
गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की वजह से नीचे की ओर बैठने लगते हैं, तले में नहीं बैठते। कोलाइडी विलयन में भी ऐसा नहीं होता कि आपने दूध को रख दिया और वसा जो भारी कण थे वो नीचे बैठ गए, कभी नहीं होता। लेकिन अगर पानी में आपने रेत घोल दी है, मिट्टी आपने रेत के कण घोली है, तो शुरू में तो मिली हुई रहेगी, लेकिन कुछ देर बाद आराम से मिट्टी क्या होगी, जो रेत होगी वो पानी में नीचे बैठ जाएगी, अर्थात गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव दिखाई देता है। तो बच्चों यहाँ से मैं आपको यही कहूंगी, दिमाग में एग्जाम्पल्स सेट रखना, आपको आसानी से ये अंतर समझ में आने लग जाएंगे। अभी 5 अंतर पढ़े हैं, अभी आगे के पढ़ते हैं बच्चों हम अंतर। देखिए बच्चों आगे क्या है, वास्तविक विलयन में छठा अंतर है अधिशोषण, अर्थात ये हमारे पास क्या है, वास्तविक विलयन का कण है, इस पर अधिशोषित होगा, कोई चीज नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, वास्तविक विलयन में ये प्रकृति नहीं होती, निलंबन में नहीं होती, केवल अधिशोषण की क्षमता किसमें होती है, कोलाइडी कण में होती है। अर्थात कोलाइड का जो कण होता है यही अपनी सतह पर अधिशोषित पदार्थ को कर सकता है। फिल्टरल मतलब छानना, फिल्टरल मतलब क्या है, छानना। अब आप इसको ऐसे समझिएगा, ये देखिए ये तो अपना क्या है, फिल्टर पत्र है, नीचे हमने क्या लगा दी बेटा, कीप लगा दी यहाँ से, और ये अपने पास क्या है, ये अपने आप बीकर है, ऐसे लगा दिया कोनिकल फ्लास्क। अब आप मुझे बताइए, इसके अंदर आपने नमक का पानी डाला, नमक का पानी डालते हो आप फिल्टर पेपर के ऊपर से, तो क्या नमक ऊपर ऊपर रह जाता है, नहीं मैडम, पूरा की पूरा निकल जाता है। अगर आपको लगता है कि नमक भी रह जाता होगा फिल्टर पेपर पे, तो नीचे जो पानी आया ना उसको पी के देखना, नमकीन लगे, इसका मतलब नमक भी इसके अंदर से नीचे आ गया है। तो साधारण फिल्टर पत्र से इस नमक के पानी को छाना नहीं जा सकता। कोलाइडी विलयन, अगर साधारण फिल्टर पत्र में दूध को छान दूं तो क्या दूध के कण ऊपर ऊपर रह जाएंगे, क्या नहीं, इसे भी छाना नहीं जा सकता। लेकिन साधारण फिल्टर पत्र जो आपकी लैब में होता है, अगर मैं उसको छान दूं रेत के पानी को, इसके अंदर मिट्टी है तो मिट्टी तो ऊपर रह जाएगी और पानी नीचे आ जाएगा, अर्थात साधारण फिल्टर पत्र से इसको छाना जा सकता है। अगला है अल्ट्रा फिल्टरन। अल्ट्रा फिल्टरन और साधारण में अंतर क्या होता है बच्चों, फिल्टर पत्र से, ये जो फिल्टर पत्र की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए अपन इसकी बात कर रहे हैं, ये अपना फिल्टर पत्र है, फिल्टर पत्र या फिर ऐसे मान लो, सीधा सा फिल्टर पत्र मान लो, फिल्टर पत्र से कोई चीज जब ही छानी जा सकती है जब उसके अंदर जगह हो, छोटे छोटे छिद्र हो। आप छन्नी मान सकते हो एक प्रकार की फिल्टर पत्र, छोटे छोटे छेद होंगे जब भी तो छानोगे। अगर वो छेद और भी छोटे कर दिए जाएं तो उसको अल्ट्रा फिल्टरन कहते हैं, अर्थात जब फिल्टर पत्र के छेदों का आकार बहुत छोटा हो तो इसे अल्ट्रा फिल्टर पत्र कहते हैं। तो उस अल्ट्रा फिल्टर पत्र से जिसका कण का आकार बहुत छोटा है तो उसमें कोलाइडी विलयन को छानना संभव है, निलंबन को छानना संभव है, लेकिन वास्तविक विलयन को अब भी छाना नहीं जा सकता। कारण क्या है, क्योंकि साधारण और अल्ट्रा फिल्टर पत्र के छिद्र इतने छोटे नहीं होते कि इसमें से वास्तविक विलयन जो है वो उसका कण छन जाए। तो इतने तो होते हैं कि यहाँ से मतलब ये कह सकती हूँ कि अल्ट्रा फिल्टर हो चाहे साधारण फिल्टर पत्र हो, यहाँ पर छेदों का आकार 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के आकार का होता है, जबकि वास्तविक विलयन के कण का आकार 10⁻⁷ से भी छोटा होता है। अर्थात अगर छेद का आकार इतना है तो वास्तविक विलयन में कण का आकार मात्र कितना सा है, इतना सा है, तो ये तो आराम से निकल जाता है। जबकि ये अगर फिल्टर पत्र का छेद है, यदि मैं ऐसा मान लूं कि यहाँ से ये फिल्टर पत्र है और ये फिल्टर पत्र का छेद है और यहाँ से ये तो अपना है वास्तविक कण और ये है अपना कोलाइडी कण और ये है अपना कोलाइडी कण। एक सेकंड बच्चों, मैं यहाँ से ऐसे समझाना चाह रही हूँ आपको, ये तो अपना फिल्टर पत्र का छेद है, ये है अपना वास्तविक कण, ये है अपना कोलाइडी कण और ये है अपना निलंबन का कण। अब आप खुद सोच के देखो, ये कण तो इसमें से पार हो जाएगा, इस छेद में से पार हो जाएगा, लेकिन ये कण और ये कण ये दोनों ही इस छेद से पार नहीं हो पाएंगे। तो फिल्टर पत्र के जो छेद होते हैं बेटा वो इतना ही साइज होता है कि कोलाइडी विलयन को छान सके और निलंबन को छान सके, अल्ट्रा फिल्टर का। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। यहाँ से देखिएगा बच्चों, अब आगे यहाँ से हमने कहा ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव, ये दोनों मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगी क्योंकि इस टॉपिक में आपके इसी चैप्टर में ये दोनों वर्ड जो है बहुत अच्छे से आने वाले हैं। बात है आगे विसरण की। विसरण होता है तीव्र गति से वास्तविक विलयन का, विसरण का मतलब होता है फैलना, कोलाइडी विलयन का मतलब होता है धीमी गति से, और निलंबन का विसरण आसानी से नहीं होता, संभव नहीं होता। विसरण मतलब होता है उसका फैलना, अगर कण छोटा है तो आसानी से फैलेगा, अगर कण बड़े हैं तो आसानी से फैलेंगे नहीं। विद्युत क्षेत्र, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी
कि घनायन कैथोड की ओर ऋणायन की ओर संचलन, धीमी गति से सभी कणों का विपरीत आवेश प्लेट पर स्कंदन। तो ये 8वां 9वां और 11वां पॉइंट अपने बहुत डिटेल से है, मैं इसको आपको वहां पे क्लियर कर दूंगी। प्रकटता क्या है बेटा, यहाँ पे प्रकटता मतलब कैसा दिखाई देता है। तो वास्तविक विलयन पारदर्शी दिखाई देता है, कोलाइडी विलयन भी पारदर्शी होता है, लेकिन निलंबन का विलयन अपारदर्शी होता है। ब्राउनी गति का मतलब चलो थोड़ा सा बता देती हूँ। ब्राउनी गति का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी गति। तो वास्तविक विलयन के कण टेढ़ी मेढ़ी गति प्रदर्शित नहीं करते, कोलाइडी विलयन के कण करते हैं और निलंबन के कण नहीं करते। कहने का अर्थ ये है बेटा कि यहाँ से ये जो ब्राउनी गति टिंडल प्रभाव है केवल और केवल कोलाइडी विलयन ही प्रदर्शित करते हैं और कोई भी प्रदर्शित नहीं करता। टिंडल प्रभाव का सीधा सीधा मतलब है कि अगर कोलाइडी कण के ऊपर सूरज का प्रकाश गिरे तो कोलाइडी कण चमके, तो कोलाइडी कण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन करे और उसका पथ चमकता हुआ दिखाई दे, तो प्रकाशीय घटना है टिंडल प्रभाव। लेकिन और डिटेल में अभी तो समझ नहीं आया होगा पूरा 8वां 9वां बिंदु, लेकिन आगे का वीडियो जब आएगा तो उसमें एक अलग पॉइंट आएगा आपका ब्राउनी गति का और टिंडल प्रभाव का, वहां हम बच्चों इसको समझ लेंगे, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र को भी समझेंगे। तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों अपने। चलो बेटा आगे देखते हैं। अगला बिंदु है अपना कोलाइड की प्रावस्थाएं। कोलाइड की प्रावस्थाओं का मतलब क्या है, उससे पहले से मतलब हम ये बात करते हैं, वही ये पानी है, इसके अंदर क्या है, पानी है, पानी के अंदर क्या है, नमक घुला हुआ है। अगर मैं इसे कहूँ ये नमक का विलयन है, तो इस विलयन की 2 प्रावस्थाएं होती है। सेकंड चैप्टर आप सभी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। विलयन की 2 प्रावस्थाएं होती हैं, एक तो होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलेय क्या होता है, जिसकी मात्रा कम हो, और विलायक क्या होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा हो। इसमें पानी किसका काम कर रहा है, विलायक का, और नमक किसका काम कर रहा है, विलेय का। वही कोलाइड होता है। कोलाइड में विलयन, कोलाइड का मतलब इससे किससे किया गया है, विलयन से। परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब किससे है, विलेय से, और परिक्षेपण माध्यम का किससे है तुलना, विलायक से। कहने का मतलब है कि विलयन में एक तो होता है विलेय, विलयन में क्या होता है बेटा, एक तो विलेय होता है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था पूरा किसका काम करती है, विलेय का काम करती है, और परिक्षेपण माध्यम किसका काम करता है बेटा, यहाँ से विलायक का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ से परिक्षिप्त प्रावस्था यह वितरित अथवा आंतरिक प्रावस्था भी कहलाती है। यह वह घटक है जिसकी मात्रा अल्प होती है। इसको दिमाग में कैसे फीडिंग कर लोगे कि पानी में जब नमक मिलाओगे आप, तो नमक क्या है, ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, पानी में नमक, नमक तो कम मिलेगा ना। तो जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है, जबकि जिस घटक की मात्रा ज्यादा होती है वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। तो परिक्षेपण माध्यम देखो क्या है, यह बाह्य प्रावस्था भी कहलाती है। वह घटक है जिसका आधिक्य होता है। तो विलायक अधिक मात्रा में होता है, पानी ज्यादा होता है और नमक कम होता है। तो परिक्षेपण काम करता है विलायक के जैसे और परिक्षिप्त काम करता है विलेय के जैसे। एग्जाम्पल देखिए कोलाइड विलयन में, सिल्वर के जलीय कोलाइडी विलयन, इसका मतलब यह है ये तो पानी है और इसके अंदर किसके कण हैं, सिल्वर के कण हैं। इसको कोलाइडी विलयन क्यों कहा, क्योंकि इसमें सिल्वर के कणों का आकार कितना है, 10 की घात -5 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर के बीच में है। इसमें सिल्वर कम मात्रा में होगा तो परिक्षिप्त प्रावस्था, तथा जल अधिक मात्रा में होगा तो ये परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है। देखिए बच्चे आगे स्लाइड। बच्चों यहाँ से हम इसको बताएंगे कि परिक्षेपण या वितरण माध्यम के नाम के आधार पर कोलाइडी विलयनों के विशिष्ट नाम दिए गए हैं। तो परिक्षेपण माध्यम यहाँ से अगर ये जो सारी चीजें हैं, अगर यहाँ से विलायक का काम कौन करे बेटा, जल करे। अगर पानी में कोई चीज घुली हुई है तो इसे हाइड्रोसोल, बट यहाँ से मात्रा सही कर लेना, हाइड्रासोल नहीं है, हाइड्रोसोल है। परिक्षेपण माध्यम क्या लिखा हमने, अल्कोहल, तो इसको हम क्या कहेंगे, एल्कोसोल। परिक्षेपण माध्यम मतलब अगर पानी की जगह भाई किसी ना किसी में तो पदार्थ को घोलोगे ना, तो यहाँ से मैंने ये कह दिया कि अगर ये पानी है, अगर ये क्या है, H2O है, तो ये हाइड्रोसोल कहलाएगा। अगर ये अल्कोहल है, C2H5OH है, तो ये एल्कोसोल कहलाएगा। अगर ये पानी की जगह क्या है, ये बेंजीन है, C6H6 है, तो ये क्या कहलाएगा, बेंजोसोल। लेकिन अगर परिक्षेपण माध्यम वायु है, अगर वायु में ज्यादा चीजें मिली हुई हैं तो क्या कहलाएगा, ये एरोसोल कहलाएगा। तो क्वेश्चन बनता है आपका, अगर परिक्षेपण माध्यम वायु है तो ये क्या कहलाएगा, एरोसोल। बेंजीन है तो बेंजोसोल, और पानी है तो हाइड्रोसोल। हमने परसों की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने एंजाइमी उत्प्रेरण पढ़ा था। तो मैं आप फटाफट से क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी बेटा कि जो सुक्रोज था इसका जाइमेज द्वारा अपघटन होता है और फ्रक्टोज और ग्लूकोज में होता है ना।
तो अब मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो, सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है किस एंजाइम की उपस्थिति में बनता है। पहला क्वेश्चन आपके लिए, मैं नहीं बताऊंगी उत्तर यहाँ से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ से कि स्टार्च से माल्टोज बनता है। स्टार्च से क्या बनता था? माल्टोज। तो ये किस एंजाइम की उपस्थिति में बनेगा? याद रखो टी, यहाँ से भी टी से कुछ याद कराया था, टे क्या याद कराया था? चलो मैं बता देती हूँ और याद आ जाएगा। चलो आज परीक्षा नहीं ले रहे हैं आपकी, डायस्टेज, लेकिन पहले वाला आपको बताना है। डायस्टेज, टेटे आ गया ना, याद आ गया होगा। यूरिया का जल अपघटन किससे होता है बेटा? यूरिया का यूरिएज नाम आ जाएगा, याद आ गया होगा अगर, है ना। और क्या था अपने पास? और अपने पास जाइमेज एंजाइम के अलावा, और जाइमेज एंजाइम किस में काम आ रहा था? जो खमीर में उपस्थित था। तो फटाफट से बताना कि जाइमेज एंजाइम किस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये आपके पास भी है। बच्चों यहाँ से एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, जाइमेज वाला तो आप उत्तर देंगे ही मुझे, दही वगैरह का आपको याद होगा, लैक्टिक बेसिलाई। तो बेटा वहाँ से एंजाइम फिरने वाली अभिक्रियाओं का डेली रिवाइज कर रही है। बुक आपके पास है तो बुक में एक बार चैप्टर खोल के देख लीजिए, यहाँ से रिवीजन में लगे रहिए, तभी आपको लर्न हो पाएगा, नहीं तो बेटा याद करने में आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, हम मिलेंगे अलग अलग प्रकार के कोलाइडी तंत्रों के साथ, ठीक है। जब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बहुत सारी नई नई चीज़ें हम इसमें चैनल पे बताने वाले हैं। जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।